बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12 है आपका बेटा, फोर्स एंड मोशन, चैप्टर नंबर 4। एंड कल आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए थे 4.3 तक। आज इसके आगे के न्यूमेरिकल से आपके पास देखिए बेटा 4.4 न्यूमेरिकल है आपका। फोर्स ऑफ 120 न्यूटन acts on a stationary body for 4 seconds and the body acquire a velocity of 36 meter per second. Calculate the mass of body. देखिए एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स कितनी है 120 न्यूटन की। टाइम जो है, जिस टाइम में वो फोर्स अप्लाई हो रही है वो टाइम है आपका 4 सेकंड। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि देखें बेटा लिखा हुआ क्या है, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या है कि पहले बॉडी रुकी हुई थी, फिर उसके ऊपर 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई और 4 सेकंड के बाद वो बॉडी ने अपनी वेलोसिटी अटेन कर ली, क्योंकि फोर्स अप्लाई होते ही जो है वो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही फोर्स अप्लाई हुई तो उस बॉडी ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। और मूव करने के 4 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी हुई वो हुई 36 मीटर पर सेकंड। तो इस लिहाज से अगर आप देखें अपना डेटा, तो जो आपका डेटा बनेगा उसमें पहले जो फोर्स अप्लाई हुई, फोर्स अप्लाई होने से पहले क्या था, बॉडी रुकी हुई थी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया और जो भी अब आपकी वेलोसिटी गिवन है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। मास आपको फाइंड आउट करना है उस बॉडी का, और साथ में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कि उस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन होगी जब वो चलना स्टार्ट करेगी। यानी जो उसने फोर्स अटेन, अपनी वेलोसिटी अटेन की है 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो किस एक्सेलरेशन के हिसाब से की है 4 सेकंड के अंदर। तो बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें एक्सेलरेशन आपकी अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आपका वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी में आने वाला चेंज ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से। अब क्योंकि जो है चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। किसी भी चेंज का मतलब क्या होता है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 100 रुपीज मिलते हैं, आप उसमें से जो है वो 60 रुपीज सर्व कर लेते हैं कहीं पर। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, 40। वो आपने किस तरह अंदाजा लगाया कि जो आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू में से आपने इनिशियल को माइनस कर दिया। सही है, जो आपकी गिवन अमाउंट थी उसमें से आपने अपनी सर्व अमाउंट को जो है वो माइनस कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। तो यही जो है वो फार्मूला हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी रखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी जो आपके पास गिवन एक्सेलरेशन है, फाइनल एक्सेलरेशन है, वो सॉरी फाइनल वेलोसिटी है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड करवाएंगे। तो यहां पर आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी 36, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और टाइम था आपके पास 4 सेकंड। 36 माइनस 0 36 ही होता है, डिवाइडेड बाय 4। आपने जब उसको 4 से डिवाइड करवाया तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोगों को फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने कल भी न्यूमेरिकल में पढ़ा था और वो था F इज इक्वल टू एम ए। तो अब आप लोग जो है वो आपको, क्योंकि अब फोर्स इस बार गिवन है, पहले फार्मूलाज में क्या होता था, फोर्स आपको फाइंड करनी होती थी, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स वगैरह जो आप लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड आउट की थी। इस बार आपको फोर्स गिवन है और आपको मास फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी और मास करना था, एक्सेलरेशन आपने कर ली, तो अब आपको जो है वो मास फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर मास के साथ जो a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले तो हम ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा फॉर्मूला मास की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड गया डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका f अपॉन a। सही है, m इज इक्वल टू f अपॉन a, और ये आपकी फोर्स हो गई। सही है, आपके फोर्स अपॉन a, या ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। आपने फोर्स की वैल्यू रखी 120 न्यूटन, उसको डिवाइड करवाया 9 से, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, मास इज इक्वल टू 13.3 kg। तो ये आपका फाइनल मास आ गया, मास आ गया उस बॉडी का जो मूव कर रही है। अब आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है, और बेटा ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। उसमें क्या होता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का दो बॉडी जब मूव कर रही हो और अगर वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं, तो बिफोर कोलाइशन एंड आफ्टर कोलाइशन उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। यानी उनके टकराव से पहले जो उनकी वेलोसिटी थी, टकराव के बाद भी उनकी वेलोसिटी वही रहेगी। यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो इसी के हिसाब से आपको अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आपके पास एक न्यूमेरिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अ गन ऑफ मास 20 kg fires a bullet of mass 50 gram with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. एक गन है जिसका मास है आपके पास 20 kg, और वो बुलेट फायर करती है कितने, 50 ग्राम की, विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। देखिए बेटा, जब आप लोगों को किसी भी डेटा के अंदर गन के रिकॉइल वगैरह की बात हो रही हो, या फिर जो है वो आपके पास दो वेलोसिटीज की बात हो रही हो, तो ऐसे केस में जो है आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये लॉ ऑफ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल के हिसाब से आप अपना डेटा बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी यूनिट अगर ग्राम में होगा मास का, तो उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मास ऑफ बुलेट आपके पास है m1 इज इक्वल टू 50 ग्राम। 50 को आपने 1000 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास क्या आ गया, 0.05 kg। ठीक है, 0.05 kg आपके पास जो है वो मास ऑफ बुलेट आ गया। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर फायर, यानी देखें बेटा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो किस्म की वेलोसिटीज होती हैं, u1 और u2, v1 एंड v2। तो फायर से पहले बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जो है फायर से पहले आपका जो बुलेट था वो तो आपकी गन में था ना, ठीक है, और गन में है तो इसका मतलब है वो रेस्टिंग पोजीशन में थी बुलेट आपकी। तो इस वजह से उसकी पहले बिफोर फायर जो उसकी वेलोसिटी होगी u1 वो होगी जीरो। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर, फायर होने के बाद उस बुलेट की वेलोसिटी क्या थी वो गिवन है। सही है, लिखा हुआ है कि बुलेट ऑफ मास 50 से 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। यानी कि फायर होने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी आ गई, 200 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द गन, मास ऑफ गन उन्होंने बोला हुआ है कि जिस गन से जो वो बुलेट फायर हो रही है, तो उस गन का मास कितना हो गया, 20 kg। वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर फायर, अब देखिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ द गन बिफोर फायर, फायर से पहले गन क्या थी, रुकी हुई थी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर क्या होगी, जीरो, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर आपको फाइंड करनी है। देखिए बेटा, जब भी कोई गन चलती है तो उसमें एक झटका आता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा झटका लेती है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में किसी भी गन को चलते हुए, तो गन हमेशा जो है वो रिकॉइल करती है जब भी चलती है, तो बुलेट निकलने के प्रेशर की वजह से उसमें झटका आता है।
तो जब उसमें झटका आता है, ठीक है, एक उसको प्रेशर अप्लाई होता है उसके ऊपर और वो रिकॉइल करती है, तो रिकॉइल करने की वजह से जाहिर सी बात है किसी रफ्तार से वो आगे पीछे होती है, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली वही वेलोसिटी पता करनी है उस गन के रिकॉइल की, कि जब वो रिकॉइल कर रही है तो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट हो रही है, तो वो किस हिसाब से हो रही है। तो आप लोगों के पास इस फार्मूला इसमें लगाएंगे, यानी आपको V2 फाइंड करना है गन की वेलोसिटी का आफ्टर रिकॉइल। तो आप इसमें डेटा आपने बना लिया। अब सबसे पहले तो आप अलग अलग कैलकुलेशन कर लें। सबसे पहले टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर, फायर से पहले उस सिस्टम का मोमेंटम क्या था, तो वो आप पता करेंगे। तो बेटा फायर से पहले उस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि बिफोर कोलिशन या बिफोर कोलाइशन या बिफोर फायर, यानी अब कोई भी काम होने से पहले वाला मोमेंटम जो होता है वो u1 और u2 से रिप्रेजेंट होती है उसकी वेलोसिटीज। लिहाजा आपके पास हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। तो m1 की जगह बेटा आप लोगों ने अपना मास रख दिया 0, और u1 की जगह आप लोगों ने अपना मास रख दिया जो इसका था, वो क्या है आपके पास 0। m1 आपके पास क्या हो गया 0.05 kg जो उसका बुलेट का मास है, और u1 जो है वो आपके पास क्या हो गया 0, ठीक है, जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की जब वो गन में थी, तो इसका मतलब है वो रुकी भी थी तो उसकी 0 हो गई। प्लस यहां पर आपके पास m2 यानी गन का मास, क्योंकि m1 बुलेट का मास है तो m2 आपकी गन का मास होगा। तो m2 मल्टीप्लाई बाय u2, और u2 आप लोगों के पास क्या है, u2 आपके पास 0 है, क्योंकि बुलेट जो है वो फायर होने सॉरी गन जो है वो फायर होने से पहले गन भी रुकी हुई थी, बुलेट भी रुकी हुई थी और गन भी रुकी हुई थी, तो u2 आपका 0 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 0.05 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आया, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर क्या हो गया आपके पास 0। फायर से पहले उसका मोमेंटम जो हो गया वो आपका 0 हो गया। अब उसके बाद टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर पता करेंगे कि फायर होने के बाद उसका मोमेंटम क्या था। तो आफ्टर के लिए जो होता है, यानी आफ्टर कोलाइशन या आफ्टर फायर जो मोमेंटम यूज होता है वो m1v1 प्लस m2v2 से रिप्रेजेंट होता है। तो m1 आप लोगों के पास 0.05 kg है, और इसी तरह जो है वो आपके पास v1 जो है वो आपके पास 200 है, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है जो कि फायर होने के बाद निकली है। तो v1 आपके पास 200 हो गया, प्लस m2 आपके पास हो गया 20, एंड v2 आप लोगों के पास क्या हो गया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20v2, तो 0.05 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 200 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 10, प्लस ये आ गया आपके पास 20v2। अब ये आपके पास क्या आ गया, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर, फायर होने के बाद का मोमेंटम। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहले आपने आफ्टर फायर वाला रखा, जो वैल्यू आपके पास आई थी 10 प्लस v2 इज इक्वल टू, और बिफोर फायर वाला रखा तो वो आपके पास क्या आया 0। अब यहाँ पर +10 है, आपने उसको ऑपोजिट साइड भेज दिया वो माइनस हो गया, ठीक है, और 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां भेजा तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, एक ही स्टेप में हो गया ये काम, कि पहले आपने +10 को ऑपोजिट साइड भेजा वो -10 हो गया, और 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपने इसको नीचे ऑपोजिट साइड भेजा तो डिवाइड हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है और प्लस आपका माइनस में चेंज होता है। तो 10/2 तो आप लोगों के पास जो आंसर आया वो आपके पास क्या आया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो v2 जो हो गया वो आपके पास हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका v2 की वेलोसिटी आ गई। और बेटा ये आएगी माइनस में, सही है, ये वेलोसिटी माइनस में क्यों आई, क्योंकि जब भी किसी गन को जो है वो झटका लगता है, रिकॉइल होती है, तो वो पीछे की डायरेक्शन में होती है, प्रेशर जो उसका अप्लाई होता है वो पीछे की डायरेक्शन में होता है, यानी गन पीछे की तरफ मूव होती है जब भी बुलेट फायर होती है किसी भी गन में से। तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बैकवर्ड वेलोसिटी मूव हो रही है। तो इस वजह से इसकी आंसर जो होगा वो रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी माइनस से रिप्रेजेंट होगी,
यानी -0.5, और यहाँ पर आंसर भी -0.5 आया है क्योंकि -10 डिवाइडेड बाई 20 है। तो बेटा ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? हाँ सर। अब बेटा आप लोगों के पास जो न्यूमेरिकल है ये वाला 4.7, अच्छा इसी में बेटा 4.6 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है? 4.6 आप अपना होमवर्क करिएगा, और इसके बाद है आप लोगों के पास 4.7। Two bodies A and B are attached to the end of the string which passes over a pulley so that they hang vertically. The mass of body A moves with an acceleration of 0.5 meter per second square. देखिए बेटा, दो बॉडीज है ए और बी जो किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं और वर्टिकली हैंग कर रही हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास न्यूमेरिकल किसका है? जो आप लोगों को दो डेरिवेशन करवाई थी ना बड़ी सी, टेंशन इन द स्ट्रिंग की, ये बेसिकली उसी का जो है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है? कि ये दो डेरिवेशन है टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसी का ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छा, अब टेंशन इन द स्ट्रिंग में जो है वो आपके पास दो केसेस होते हैं, एक केस 1 होता है, एक केस 2 होता है। केस 1 में क्या होता है कि दोनों बॉडीज हैंग हो रही होती हैं वर्टिकली, ठीक है? जबकि केस 2 में क्या होता है कि एक बॉडी तो हैंग हो रही होती है और दूसरी बॉडी किसी फ्लैट हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखी हुई होती है, सही है? केस 1 में दोनों बॉडीज हैंग हो रही होती हैं, और केस 2 में एक जो है वो आपके पास हैंग हो रही होती है जबकि दूसरी जो है वो एक फ्लैट हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखी हुई होती है। तो आपको जो है वो अपने न्यूमेरिकल पढ़ के अंदाजा लगाना है कि वो कौन सा है, वो केस 1 है या फिर केस 2 है। तो बेटा आप जरा मुझे बताएं कि केस 1 अप्लाई हो रहा है कि केस 2 अप्लाई हो रहा है? जी आयशा। जी सर, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? केस 1 अप्लाई हो रहा है या केस 2 अप्लाई हो रहा है? न्यूमेरिकल पढ़ के बताएं कि कौन सा केस है। क्या हुआ बेटा इतना लेट? फर्स्ट वाले में। जी, फर्स्ट। केस 1 जी, गुड। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि A and B are attached to the end of the string which passes over a pulley so that they hang vertically। ये सेंटेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये केस 1 है क्योंकि दे हैंग वर्टिकली, दोनों ही हैंग हो रही हैं, सही है? तो ये आपके पास केस 1 है क्योंकि बेटा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये पता होना लाजमी है कि केस 1 केस 2 में से कौन सा केस है। क्योंकि जब आप लोग एक्सेलरेशन या टेंशन फाइंड आउट करेंगे इसकी, तो आप केस के हिसाब से करेंगे क्योंकि केस 1 की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अलग है और केस 2 की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अलग है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों के पास दोनों केसेस को पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात ये यहाँ पर केस 1 है, तो अब इसके हिसाब से आप अपना डेटा बना लेंगे। सबसे पहले M1 होता है, M1 है आपके पास 4 kg जो कि बॉडी बी का मास है, ठीक है? अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, याद रखिएगा टेंशन अंडर स्प्रिंग के न्यूमेरिकल में, कि जो M1 होता है वो बॉडी बी को रिप्रेजेंट करता है और M2 जो होता है वो आपका बॉडी ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो है M2 के लिए आप बॉडी ए यूज करेंगे और M1 के लिए बॉडी बी यूज करेंगे। तो आप लोगों के पास जो है आपको M1 दिया हुआ है जो कि 4 kg है और बॉडी ए का मास आपको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन जो है वो आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है और ग्रेविटी बेटा वैसे तो 9.8 होती है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपको ग्रेविटी 10 रखनी है, राउंड ऑफ करके रख देनी है।
सही है। तो इस वजह से ग्रेविटी आपके पास क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोगों को जो है वो सिंपल अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखेंगे जो आपके पास टेंशन इन द स्प्रिंग में इस्तेमाल होता है, और वो क्या होता है, केस 2 के 1 के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ में g। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 साथ में g आ गया आपके पास मल्टीप्लाई होकर। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए बेटा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह आपने 0.5 वैल्यू पुट करी, m1 की जगह 4 पुट किया, m2 आपका एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पर m1 की जगह 4 पुट किया और m2 आपका एज इट इज आ गया, और ग्रेविटी की जगह आपने अपनी वैल्यू 10 पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर m1 प्लस m2 ये आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पर ये 4 प्लस m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आपको, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर फैक्टर खत्म करना है, तो आपने इस वैल्यू को ऑपोजिट साइड पर भेज दिया, पूरी एज इट इज भेज दिया। तो ये क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रही थी ऑपोजिट साइड पर गई तो मल्टीप्लाई हो गई, तो 0.5 और ब्रैकेट में आपके पास आ गया 4 प्लस m2 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर आ गया 4 माइनस m2। तो 0.5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 2। 0.5 को आपने m2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 0.5 m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 40, और 10 को आपने m2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया माइनस 10 m2। सही है, 10 4 जा 40 माइनस 10 m2। अब यहाँ पर बेटा इसमें आप लोगों ने किया क्या कि जितनी भी आपकी m2 वाली साइड्स थी, जितनी भी आपकी m2 वाली साइड्स थी, आपने उन साइड्स को जो है वो अपनी ऑपोजिट साइड पर एक तरफ कर दिया, और जो कांस्टेंट साइड्स थी उनको आपने एक तरफ कर दिया। तो यहाँ पर हुआ कुछ इस तरीके से कि 0.5 m2 है, यहाँ पर देखें ये है माइनस 10 m2। माइनस 10 m2 जब ऑपोजिट साइड पर जाएगा, सही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 10 m2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये है +2 आपने ऑपोजिट साइड पर भेजा, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास आ गया -2। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने 0.5 को 10 में प्लस किया तो आपके पास आ गया 10.5, और 40 में से 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 38। अब इसके बाद आप लोगों के पास इसके बाद आप लोगों के पास ये आपके पास आ गया 10.5 m2 इज इक्वल टू 38। अब बेटा देखें यहाँ पर 10.5 मल्टीप्लाई हो रहा है m2 के साथ, आप इसको ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय जी बेटा आयशा आवाज आ रही है? जी सर। की वजह से डिस्कनेक्शन हो गई थी थोड़ी सी। देखिए बेटा 38 डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये आप लोगों के पास फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू 3.61, ठीक है, kg। तो ये आप लोगों के पास टेंशन इन द स्ट्रिंग का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आप लोगों के पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। A rectangular metal block of mass 4 kg rests on the roof of a metal surface. The coefficient of friction between the box and the metal surface is 0.2. Where what force parallel to the surface needed to move the block? देखिए बेटा ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, कल आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था ना फ्रिक्शन का। तो बोलना है कि इसमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास है आपके पास 4 kg, वो एक मेटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो उस बॉक्स और मेटल सरफेस के दरमियान में है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
वो है 0.2 और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ग्रेविटी जो अप्लाई हो रही है उस बॉक्स के ऊपर, वो आपके पास कितनी 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है। सही है, आप लोग 9.8 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लें, करके 10 रख लें या 9.8 रख लें, एक ही बात है। सही है, मैट्रिक क्लास में जो है वो उसके ऊपर इतनी चेक एंड बैलेंस नहीं होता ग्रेविटी के ऊपर। इसके अलावा कुछ और मत रख दिएगा, बस 9.8 या 10 राउंड ऑफ करके। और फोर्स आप लोगों के पास आपको फाइंड करनी है, जो कि आपकी बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास बराबर होती है म्यू आर के। सही है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। अब बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि वेट ऑफ द ब्लॉक जो होता है वो बराबर होता है आर के, और आर क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी एक वेट जब किसी टेबल पे रखा हुआ है तो एक तरफ से तो नीचे की तरफ से तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, जो कि जो है वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ से उसकी अप्लाई हो रही है वो उसको नीचे की तरफ जो है वो खींच रही है, ट्रैक कर रही है। और एट द सेम टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन से एक और फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है, जिसको हम कहते हैं एट द सेम टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन से आपके ऊपर आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है। तो यहां पर आप लोगों के पास फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल। यानी वेट ऑफ द ब्लॉक और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे से अप्लाई हो रही है और जो ऊपर से एग्जैक्टली जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, तभी वो जो आपके पास ब्लॉक है वो टेबल पर कांस्टेंट रहता है। तो वेट बराबर है आर के, और बेटा वेट का अपना फॉर्मूला क्या होता है, mg, आप लोगों ने पढ़ा था। तो लिहाजा वेट आर के बराबर है तो आर का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, mg। तो सिंपल यहाँ पर आप लोगों के पास फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गई, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय mg। सही। अब आपने म्यू की जगह पर म्यू की वैल्यू रखी 0.2, मल्टीप्लाई बाय मास की जगह आप लोगों ने रखा 4, और ग्रेविटी की जगह आपने रखा 10। तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इसका बाद आंसर आया वो आपके पास कितना आया, 8 न्यूटन। तो आपके पास फाइनली फ्रिक्शनल फोर्स आ गई आपकी 8 न्यूटन। अच्छा, सम टाइम बेटा ऐसा भी होता है कि न्यूमेरिकल में आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स दे दी जाती है और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स दे दी जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन दे दिया जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको सिंपल ऑपोजिट साइड पर भेज दें, और ऑपोजिट साइड पर भेज के उसको क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय आर, और उसके बाद सिंपल फ्रिक्शनल फोर्स और आर की वैल्यू रखकर जो है वो म्यू की वैल्यू आप अपनी फाइंड कर लें, ठीक है। तो फार्मूला कन्वर्जन आप किसी में भी जो है वो वैल्यूज को आगे पीछे करके कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक बताएं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल हो। नो सर। गुड। तो बस न्यूमेरिकल नंबर 4.6 जरूर कर लिएगा खुद से, ठीक है। वो एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है होमवर्क। और बाकी तो चलें फिर, अभी आज के लिए क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक होगी। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।